हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेजर पेपर 8। जैसा कि आपका सिलेबस था, जैसा कि हम सिलेबस बता चुके हैं, आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेंगे। तो मेजर पेपर 8 में आपको दिया गया था पढ़ने के लिए अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में, सिस्टम अप्रोच के बारे में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच के बारे में आपको पढ़ना था। तो ये मेजर पेपर 8 का यूनिट 1 का सिलेबस था, जिसमें आपको यूनिट 1 में ये सब पढ़ना है। तो इसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट भी आपका यही है। तो चैप्टर फर्स्ट यही है। ये वीडियो पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट वाइज में वीडियो होगा। एक मिनट, पार्ट वाइज में वीडियो होगा, क्योंकि एक चैप्टर एक क्लास में कंप्लीट नहीं कराया जा सकता, इसीलिए पार्ट वाइज क्लास लिया जाएगा। तो हम पार्ट वाइज लिख देंगे, आप सभी पार्ट वाइज ही क्लास कर लेंगे। तो आज का इस क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, मेजर पेपर 8 पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम पढ़ा रहे हैं। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वही टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको समझना है तुलनात्मक राजनीति के बारे में। यूनिट 1 में जब आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है, तो पिछले क्लास में भी हम तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पे आपको डिटेल में बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है कि अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था का आपस में तुलना करके अध्ययन करना। ये स्क्रीन पे नहीं लिखा हुआ है, जबकि हम आपको डिफिनेशन बता रहे हैं, आपको बस सुन करके याद रखना है, नोट करते चलना है। तो तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है? अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था का आपस में तुलना करके अध्ययन करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जब हम यह देखते हैं कि भारत की सरकार कैसे काम करती है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन या चीन की सरकार कैसे काम करती है, कहाँ समानता है, कहाँ अंतर है, इसी तुलना को हम बोलते हैं तुलनात्मक राजनीति। इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो आपको ये याद रखना है तुलनात्मक राजनीति का परिभाषा। अगर हम एक और परिभाषा ले, तो तुलनात्मक राजनीति वह अध्ययन है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों पढ़ते हैं हम तुलनात्मक राजनीति को। आखिर हम तुलनात्मक राजनीति को पढ़ते क्यों हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि विभिन्न देशों की राजनीति को बेहतर ढंग से समझना और यह जानना कि कौन सी व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी है, राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढना। यही इसका उद्देश्य होता है, तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की परंपरा अरस्तू के समय से चली आ रही है। और आगे लिखा है कि लेकिन इसका वैज्ञानिक अध्ययन कुछ ही सदियों पहले आरंभ हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि अरस्तू कौन थे। तो अरस्तू एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। वे राजनीति के पहले बड़े शिक्षक माने जाते थे। उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में बताते हैं कि अलग अलग राज्यों की सरकारों को वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और बताते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है और कौन सी सरकार खराब है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत अरस्तू से हुई, यानी अरस्तू के समय से हुई, इसीलिए कहा जाता है। तो अब यहाँ पे लिखा गया है वैज्ञानिक अध्ययन। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि उस समय साइंटिफिक स्टडी नहीं था, यानी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जाता था, क्योंकि कोई तय मेथड नहीं होता था, डाटा सर्वे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो इसी को हम बोलते हैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन था उस वक्त। डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है कि केवल बताना, केवल समझाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अरस्तू ने कहा कि स्पार्टा की सरकार मजबूत है और एथेंस की सरकार लोकतांत्रिक है। तो यह क्या हुआ कि यह सिर्फ बताया गया कि स्पार्टा की सरकार मजबूत है, कोई तथ्य नहीं दिया गया, कोई प्रूफ नहीं दिया गया। तो यह नहीं बताया गया कि क्यों, कैसे और कितने लोग समर्थन करते हैं इस सरकार को। तो इसी को हम कहते हैं वर्णनात्मक अध्ययन, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन वाला अध्ययन। तो ये आपको याद रखना है, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। अभी हम बोले वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में। वैज्ञानिक अध्ययन कुछ सदियों पहले शुरू हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या है कि
साइंटिफिक स्टडी में क्या होता है कि नियम बनाया जाता है, तुलना की जाती है, तथ्य इकट्ठा किया जाता है, प्रूफ दिया जाता है, उसके बाद ही निष्कर्ष निकाला जाता है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल से समझाएं तो आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है कि अरस्तु के समय में क्या होता था कि मान लीजिए कि टीचर बोले कि राजा अच्छा है, लोकतंत्र भी ठीक है, तो क्यों अच्छा है ये साफ साफ नहीं बताया गया, जनता क्या सोचती है ये भी पता नहीं चल पाता था अरस्तु के समय में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में आया साइंटिफिक कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स आया। तो अब के ज़माने में क्या होता है कि अब रिसर्चर क्या करते हैं कि 10 देशों की सरकारों की तुलना करते हैं, चुनाव में कितने लोग वोट देते हैं, सरकार कितनी स्टेबल है, जनता कितनी सेटिस्फाइड है, इस सभी चीज़ों को वो पता लगाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ जनता की भागीदारी ज़्यादा है, तो इसी को हम बोलेंगे यह है वैज्ञानिक तुलना। यही होता है वैज्ञानिक तुलना। तो अभी हम बात करें अगर नियम की, नियम तथा और तुलना, तो एक एक शब्द को अभी आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो नियम का मतलब होता है कि राजनीति को समझने के लिए तय सिद्धांत। अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट मतलब होता है असली जानकारी, जैसे कि वोट प्रतिशत, सरकार की अवधि। अगर हम तुलना की बात करें तो भारत वर्सेस अमेरिका या फिर लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही, ये होता है तुलना का मतलब। शॉर्ट में अगर हम आपको बताएं तो अरस्तु के समय तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन केवल वर्णनात्मक था, लेकिन बाद में इसी नियम को तथ्य और तुलना के आधार पर वैज्ञानिक रूप दिया गया था। तो ये इतना मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी लेखक ने तुलनात्मक राजनीति को विशेष महत्व दिया। तो सबसे पहले आपको कमेंट में बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, कब से कब तक चला है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बदलाव क्यों आया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि कई देशों की सरकारें गिर गई थी, तानाशाही उभरी थी और जनता ने विद्रोह किया था। तो विद्वानों का कहना था, विद्वानों को समझ में आ गया था कि सिर्फ संविधान पढ़ने से राजनीति नहीं समझी जा सकती है। तो विद्वान उभर कर के आते हैं। कौन लेखक आते हैं, तो वो आते हैं व्यवहारवादी लेखक। तो व्यवहारवादी लेखक दो बात बताते हैं। पहला बात कि सिर्फ सरकार और संविधान पढ़ना काफ़ी नहीं था। एग्जाम्पल के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के पास संविधान है, लेकिन दोनों की राजनीति अलग अलग क्यों है। तो इसका जवाब देते हैं कि क्योंकि लोगों का व्यवहार अलग अलग है। अब दूसरी बात जो आपके ये व्यवहारवादी लेखक बोलते हैं, दूसरा बात वो बताते हैं कि लोगों का वास्तविक राजनीति व्यवहार समझना चाहिए। तो व्यवहार की क्या क्या एग्जाम्पल है, व्यवहार का क्या मतलब है, एग्जाम्पल भी हम आपको देते ताकि व्यवहार का आपको मतलब समझ में आ जाए। तो व्यवहार का एग्जाम्पल है कि लोग वोट क्यों देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर लोग आंदोलन क्यों करते हैं, किसान आंदोलन क्यों हुआ, छात्र आंदोलन क्यों होता है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब है पॉलिटिकल बिहेवियर यानी व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार है, इसका एग्जाम्पल है ये। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि भारत लोकतांत्रिक देश है, बस इतना ही बताया जाता था। लेकिन अब जो स्टडी होता है उस पर बताया जाता है कि कितने % लोग वोट देते हैं, युवा राजनीति में हिस्सा लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, गरीब और अमीर किसे वोट देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अब राजनीति क्या है कि अब राजनीति जिंदा और असली बन चुका है। लेकिन पहले क्या था कि सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया जाता था, हो गया बात खत्म। लेकिन अब क्या होता है कि एनालिसिस किया जाता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, प्रूफ दिया जाता है, तथ्य निकाला जाता है, उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। तो आपका जो ये राजनीति या मेरा मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति को फायदा कैसे हुआ। तो अब तुलना होने लग गया है, जैसे कि भारत में वोटिंग व्यवहार, अमेरिका में वोटिंग व्यवहार, गरीब देशों वर्सेस अमीर देशों का व्यवहार में तुलना किया जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो शॉर्ट में बोले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवहारवादी लेखक ने राजनीति के अध्ययन में जनता के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को शामिल किया, जिसे तुलनात्मक राजनीति का महत्व बढ़ चुका था। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको पढ़ना है 1970। 1970 के बाद तीसरी दुनिया के बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी विद्वान की तुलनात्मक पद्धतियों को अपनाया और उनकी कमियों को दूर करते हुए इस अध्ययन को नई दिशा प्रदान की।
तो इसका क्या मतलब है? पहले आपको समझना है कि तीसरी दुनिया का क्या मतलब है, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, केन्या। तो ये सभी एग्जांपल है थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, ये आपको याद रखना है। तो इन देशों में क्या होता है कि इन देशों में गरीबी ज़्यादा है, शिक्षा की कमी है, जाति धर्म परंपरा का प्रभाव ज़्यादा है। तो 1970 के बाद क्या होता है कि राजनीति का अध्ययन ज़्यादातर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के देश के विद्वान ही कर रहे थे। तो इन विद्वानों का कहना था कि ये विद्वान अपने देश के अनुभव के आधार पर नियम बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल के ये कहते थे कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ लोकतंत्र सफल होता है, लेकिन यह नियम हर देश पर सही नहीं बैठ पाया था। तो अभी हम आगे बात करें तो आगे ये समझाते हैं कि 1970 के बाद तीसरी दुनिया के विद्वान ने पश्चिमी तुलनात्मक पद्धतियों को अपनाकर उनमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्व जोड़कर तुलनात्मक राजनीति को नई दिशा दी। तो ये यहाँ तक इसका मतलब था। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक हो चुका है। 3 चीज अपनाकर वो क्या करते हैं कि नई दिशा देते हैं। तो इसका मतलब था। अभी हम आगे बढ़े तो आगे आपका है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में तुलनात्मक पद्धतियों और दृष्टिकोणों का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। आज यह अध्ययन केवल संरचनात्मक संस्थाओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसका दायरा गैर राज्य इकाइयों के व्यवहारात्मक अध्ययन तक भी विस्तृत हो गया है। तो इसका क्या मतलब है अभी हम आपको समझाते हैं। पहले क्या होता था कि पहले कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का मतलब समझा जाता था। एक देश की राजनीति को दूसरे देश से तुलना किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए भारत की सरकार कैसी है, अमेरिका की सरकार कैसी है, ऐसे ही हम तुलना करके पहले कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते थे। बस देश के अंदर की राजनीति तक ही सीमित था। तो आंतरिक राजनीति का क्या मतलब होता है? तो इंटरनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि संविधान, सरकार, चुनाव, संसद, जनता का व्यवहार, यानी देश के अंदर क्या चल रहा है। तो इसी का मतलब है इंटरनल पॉलिटिक्स, यानी आंतरिक राजनीति का यही मतलब होता है। लेकिन अब क्या होता है कि अब कुछ बदलाव आया। तो अब विद्वान ने कहा कि देश अकेले नहीं रहते हैं, वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए तुलनात्मक पद्धति को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाने लग गया था। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब है कि एक देश का दूसरे देश से रिश्ता, युद्ध और शांति बनाए रखना, व्यापार करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना। तो ये होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब। तो अब क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, यानी तुलना करते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत पाकिस्तान का संबंध, भारत नेपाल का संबंध। तो तुलना करते हैं तो दोनों में तनाव क्यों अलग है, दोनों देशों में अलग अलग तनाव है, राजनीति और व्यवहार कैसे असर डालता है। तो ये हम इसका कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करके हम अध्ययन करते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो आज तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग केवल आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी देश के व्यवहार और नीतियों की तुलना के लिए किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी देशों के व्यवहार और नीतियों की तुलना के लिए किया जाता है। तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आप सभी को इतना समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें आगे आपको और भी समझना है। तो चलिए समझते हैं आगे और क्या है। ये आपको रीड करना है खुद ही, हम आपको बस इसका मतलब समझा देते हैं कि पहले क्या था कि पहले आपका था तो पहले राजनीति पढ़ने का मतलब था कि सिर्फ सरकार और उसकी संस्थाओं को पढ़ना। संस्था मतलब सरकारी संस्थाओं का क्या मतलब है कि सरकार, संसद या फिर न्यायपालिका। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि टीचर आपसे पूछते हैं कि संस्था के कितने सदन है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, सुप्रीम कोर्ट का कैसे काम करती है। तो ये सब क्या है कि यह सिर्फ किताब और कानून तक ही पढ़ाई सीमित था। ये सब पढ़ाई किताब और कानून तक ही सीमित था। पहले ऐसा ही होता था। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर सरकार सब कुछ तय करती है तो फिर आंदोलन क्यों होता है, सरकार के फैसले बदलते क्यों हैं? तो इसका जवाब है कि सरकार के अलावा भी कई ताकतें होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अब क्या बदला, कुछ नया तरीका भी इसमें ऐड किया गया था अब, जो कि अब चलता है ऐसा। तो अब राजनीति के अध्ययन में नॉन स्टेट एक्टर को भी शामिल किया गया है। तो नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है? जो सरकार नहीं होती है लेकिन राजनीति को भी प्रभावित करती है। तो यही नॉन स्टेट एक्टर का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, जनता की राय बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, ये सरकार नहीं है लेकिन सरकार का पूरा असर डालती है। तो पहला एग्जाम्पल था पॉलिटिकल पार्टी, ये सरकार नहीं है लेकिन सरकार का असर भी डालती है। दूसरा है प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह, तो सरकार पर दबाव बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसान संगठन एमएसपी के लिए आंदोलन करते हैं और सरकार को कानून बदलना पड़ता है। और तीसरा है आपका मीडिया, खबर दिखाती है, जनता की सोच को बदलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टीवी और सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाया जाता है तो सरकार जवाब देने पर मजबूर होती है। और चौथा है आपका एनजीओ, समाज के मुद्दा को उठाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए महिला सुरक्षा, शिक्षा, पर्यावरण पर काम करना, जो कानून बनाने को प्रभावित करती है। तो इसका मतलब था। तो अभी हम शॉर्ट में आपको बोले तो पहले राजनीति केवल सरकारी ढांचा का अध्ययन थी, लेकिन अब इसमें गैर सरकारी संस्थाओं और जनता के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी शामिल हो गया है। गैर सरकारी संस्थाओं यानी नॉन स्टेट एक्टर। तो इसका मतलब था कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में संरचना के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार और गैर सरकारी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब था। तो यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं कि परंपरागत रूप से तुलनात्मक राजनीति अध्ययन और विश्लेषण का क्षेत्र विभिन्न देशों की सरकारें तथा उनकी संस्थागत रचनाओं के ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन तक ही सीमित था। पर क्या हुआ कि बाद में इसमें चेंजेस लाया गया, किंतु समय के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था, जैसा कि अभी हम आपको समझा चुके हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि सिडनी बर्वा ने कहा कि तुलनात्मक राजनीति उन गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन करती है जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित होती है। तो इसी प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं के कार्यकरण तथा राजनीतिक व्यवहार में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण नियमितों, समानताओं और असमानताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब, अभी हम इतना मतलब समझेंगे। तो चलिए हम अभी इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि सिडनी वर्मा कौन थे। तो सिडनी वर्मा कौन थे? वे तुलनात्मक राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने राजनीति को सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं माना। तो सिडनी वर्मा का कहना था कि तुलनात्मक राजनीति केवल सरकार, संसद, न्यायालय जैसी राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं है, बल्कि उन संस्थाओं का भी अध्ययन है जो सीधे राजनीति से जुड़ी होती है। तो गैर राजनीतिक संस्थाओं का मतलब क्या होता है? तो गैर राजनीतिक संस्थाओं का मतलब होता है जो सीधे सरकार नहीं है लेकिन राजनीति को प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए परिवार का अगर हम एग्जाम्पल ले तो परिवार में राजनीतिक सोच बनती है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि माता पिता की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर घर में कोई पार्टी समर्थक है तो बच्चा भी उसी सोच से बड़ा होता है। इसीलिए परिवार राजनीति को प्रभावित करता है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो स्कूल कॉलेज में नागरिकता संविधान पढ़ाया जाता है। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा जागरूक होते हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा वोट देते हैं, सवाल पूछते हैं। इसीलिए शिक्षा का राजनीति से सीधा संबंध होता है। तो अभी हम आगे बात करें तो सिडनी वर्मा की एक बात जो कि आपको याद रखना है, तो राजनीति सिर्फ सरकार से नहीं चलती बल्कि समाज की हर संस्था राजनीति को प्रभावित करती है। शॉर्ट में अगर हम बोले तो आपको याद रखना है कि सिडनी वर्मा ने कहा कि उनका कहना था कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ परिवार, शिक्षा, धर्म और समाज जैसे गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन
किया जाता है, क्योंकि वे राजनीति व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसीलिए उनका अध्ययन करना भी जरूरी होता है। तो ये कहना था आपका सिडनी वर्मा का, जो कि आपको याद रखना है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो चुका है। आगे आपको पढ़ना है, तो आगे आपको समझना है कि तो सबसे पहले आपको समझ लेना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या देखती है। तो तुलनात्मक राजनीति यह देखती है कि अलग अलग देश में सत्ता के लिए लोग कैसे लड़ते हैं, झगड़ा कैसे होता है और उसे कैसे सुलझाया जाता है। तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में हम तुलना करते हैं, अलग अलग सरकारों की राजनीति चलने की तरीका को भी हम देखते हैं और लोगों के राजनीतिक व्यवहार को भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत में लोकतंत्र कैसे काम करता है, चीन में एक पार्टी कैसे फैसला लेती है, तो इन दोनों की तुलना हम करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो इसका यही मतलब है कि वास्तव में तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन प्रणाली, राजनीतिक प्रक्रिया तथा राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण है। आगे आप अगर आप पढ़ेंगे तो सार्थक विश्लेषण करने के लिए व्याख्यात्मक परिकल्पनाएं बनाई जाती है। तो इसका क्या मतलब है? एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस क्या होता है? तो इसका मतलब है कि पहले हम एक अनुमान लगाते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं। अनुमान लगाते हैं, फिर हम उसकी जांच करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगा तो आंदोलन भी बढ़ेगा, तो इसको हम कहते हैं, यह क्या है? यह आपको हाइपोथेसिस है, जिसे आइडिया से चेक किया जाता है। तो इसी का मतलब होता है हाइपोथेसिस। अनुमान लगाते हैं, फिर हम जांच करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़े तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द के 3 अर्थ है। तो पहला है आपका राजनीतिक गतिविधि, दूसरा है आपका राजनीतिक प्रक्रिया और तीसरा है राजनीतिक शक्ति। तो एक एक करके हम इसका मतलब समझेंगे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है राजनीतिक गतिविधि के बारे में, तो आपको ये याद भी रखना है, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। तो राजनीतिक गतिविधि के बारे में सबसे पहले आपको समझना है कि राजनीतिक गतिविधि का मतलब क्या है। तो राजनीतिक गतिविधि का मतलब होता है कि जब समाज में लोगों की मांग होती है और सरकार के फैसले आपस में टकराते हैं और उस टकराव को सुलझाने की कोशिश होती है, उसी को हम बोलते हैं राजनीतिक गतिविधि। लोग क्या करते हैं? लोग मांग करते हैं और सरकार फैसले लेती है। तो ये जो मांग है और मांग कुछ और है लेकिन फैसला कुछ और हो जाता है सरकार, तो ये आपस में टकराती है। जब ये टकराती है तो इसी को हम सुलझाते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं राजनीतिक गतिविधि। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं, यही इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया है। अभी हम एक एग्जाम्पल ले, तो आपको एक ही एग्जाम्पल से ये पूरा टॉपिक समझना है। तो आपका एग्जाम्पल है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन का हम एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि सरकार क्या करती है कि फैसला लेती है। सरकार कहती है कि नया कृषि कानून लागू होगा। तो इसी को हम कहते हैं कि मूल्यों का अधिकृत आवंटन, यानी सरकार तय कर रही है क्या सही है और क्या सही नहीं है। अभी हम दूसरा पॉइंट बात करें तो जनता असहमत होती है। तो किसान क्या कहते हैं कि किसान कहते हैं कि यह कानून हमारे हित में नहीं है। तो इसी से पैदा होता है असंतुलन, यानी सब खुश नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका लिखा गया है, एक मिनट, यहाँ पे जो आपका लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है असंतुलन, यानी गतिविधि असंतुलन। ये इसका मतलब यही होता है कि क्या होता है कि जनता असहमत होती है, किसान कहती है कि यह कानून हमारे हित में नहीं है, तो इसी से पैदा होता है असंतुलन, यानी सब खुश नहीं है। और तीसरा चरण होता है आपका कि संघर्ष शुरू हो जाता है। जब जनता खुश नहीं है तो संघर्ष शुरू हो जाता है, धरना प्रदर्शन होता है, किसान आंदोलन होने लग जाता है। तो यही है आपकी राजनीतिक गतिविधि। तो संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि सरकार जिन मूल्यों को सही मानती है, जनता जिन मूल्यों की उम्मीद करती है, यानी दोनों अलग अलग है। सरकार जो मूल्य सही मानती है, जनता उस मूल्य को सही नहीं मानती, इसीलिए टकराव होता है और संघर्ष शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार क्या करती है कि टैक्स बढ़ाती है, पर जनता क्या करती है कि जनता मांग करती है टैक्स कम करने के लिए, इसीलिए संघर्ष शुरू हो जाता है। अभी हम बात करें अगर तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए, तो तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो
संघर्ष को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बातचीत कर सकते हैं, सीमित बना सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसान नेताओं से बातचीत करके सुलझा सकते हैं आपस में, या फिर कानून वापस ले सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं संघर्ष निराकरण। तो अब अगर हम आगे बात करें तो इसका यहाँ पे आपका लिखा गया है कि स्वाभाविक सहमति यानी नेचुरल कंसेंसस। तो इसका क्या मतलब है? स्वाभाविक सहमति का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि बिना जबरदस्ती के बातचीत और समझौता से सबकी सहमति बन जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार और किसान दोनों मान जाए, बिना जबरदस्ती किए, बिना बातचीत और समझौता के ही दोनों आपस में अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लेते हैं। तो असंतुलन कैसे पैदा होता है? यहाँ पे लिखा गया है असंतुलन। तो असंतुलन आखिर पैदा कैसे होता है? तो किसान किसी नीति के पक्ष में आवाज उठती है या फिर सरकार को उस पर फैसला लेना पड़ता है, तभी असंतुलन पैदा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एक ही समुदाय के लोग अलग अलग नीतियों का समर्थन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ किसान कानून के पक्ष में होंगे तो कुछ उसका विद्रोह करेंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे हितों का संघर्ष होता है। तो फिर संघर्ष सुलझाने के लिए हमको करना क्या चाहिए? तो हमको करना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से समझाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, या फिर कूटनीति करना चाहिए। हिंसक तरीके से इसको नहीं सुलझाना चाहिए, बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम शॉर्ट में आपको पूरा समझाएं तो राजनीति में सरकार और जनता के बीच हितों का टकराव होता है। इस टकराव से संघर्ष पैदा होता है और संघर्ष को सुलझाने की कोशिश को राजनीतिक गतिविधि कहते हैं। और तुलनात्मक राजनीति इन सब का अलग अलग देशों में तुलना करके अध्ययन करती है। तो ये आपको याद रखना है इतना। ये पूरा पॉलिटिकल के बारे में था आपका। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। एक बार अभी रीड कर लेते हैं कि राजनीति का अर्थ केवल राजनीति गतिविधि तक ही सीमित नहीं होता है, जैसा कि हम आपको समझा चुके हैं, बल्कि इसका आशय गतिविधियों की व्यवस्था से भी है, अर्थात तनाव की स्थिति को उत्पन्न करने और उनका समाधान करने के लिए किए गए वे सभी प्रयास जिनका उद्देश्य स्वाभाविक सहमति की स्थिति को प्राप्त करना होता है। राजनीतिक गतिविधि असंतुलन की स्थिति से उत्पन्न होती है। यह मानव व्यवहार का वह रूप है जिसमें बाध्यकारी मूल्य आवंटन को अपने पक्ष में करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों के हित के बीच संघर्ष या पारस्परिक अंततः क्रिया होती है। जब किसी समूह, वर्ग या फिर आगे हम बढ़े तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। आगे हम बढ़े तो वर्ग या समुदाय में किसी विषय पर एक ही प्रकार के शासन या नीति की मांग के लिए आवाज उठाया जाता है तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उस आवाज के विरुद्ध कोई निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। मामला यहीं समाप्त नहीं होता है। अगली समस्या तब उत्पन्न होती जब किसी समूह या समुदाय के सदस्य परस्पर विरोधी नीतियों का समर्थन करने लगते हैं। इनका परिणाम हितों का संघर्ष होता है और संघर्ष निराकरण की स्थिति शांतिपूर्ण तरीके जैसे कि समझाना या फिर समायोजन करना, कूटनीति या फिर समझौता के माध्यम से, अथवा हिंसक तरीके जैसे कि बल दबाव के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक ही मामला आपस में सुलझा लेना चाहिए। तो यहाँ तक हम आपको समझा चुके हैं। तो आई होप कि फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका था पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब आज का ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कल से हम 2 नंबर टॉपिक से पढ़ेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और कल से हम टॉपिक नंबर 2, जिसमें आपको पॉलिटिकल प्रोसेस से पढ़ना है। जैसे कि आपका यहाँ पर था पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये हो चुका है पूरा। आपको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और ये जो आज हम आपको पढ़ाए हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे सवाल आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो यहाँ तक हो चुका है, 1 मिनट। तो यहाँ तक हो चुका है। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। तो आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जितना भी अब तक हम पढ़ा चुके हैं
उस सब का स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है। जब भी आपको तुलनात्मक राजनीति से कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको इतना लिखना है। इतना जितना हम आपको पढ़ाएंगे ना, उतना में आप 5 के या 10 पेज भी आराम से लिख सकते हैं, अगर इस पर आपको क्वेश्चन पूछे तो। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ये पार्ट 1 था, अब कल पार्ट 2 आएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। क्लास को डेली अटेंड करना है।